हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। और आज मैं 10th क्लास की साइंस के लिए लाइफ प्रोसेस में लेकर के आया हूँ। उसका दूसरा भाग जो कि पिछली बार मैंने 28 अप्रैल को कंप्लीट कराया था और आज मैं आपके सामने इसे लेकर के आया हूँ। तो कल हमने उसमें आपका जो जो पोर्शन था, प्रकाश संश्लेषण वाला पोर्शन कंप्लीट किया। आज हम श्वसन पे आते हैं। मानव में श्वसन जो होता है वो आप जानते हैं, नासा द्वार से होते हुए मानव में जो श्वसन है वो मुख गुहा और फिर ग्रसनी के द्वारा श्वास नली से फेफड़ों में जाता है और श्वास नली में ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन होता है मानव में। ठीक है, ऑक्सीश्वसन ऑक्सीश्वसन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभी आएगा। श्वसन के प्रकार नीचे दे रखे हैं। तो ये ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, और इसके दो भाग होते हैं, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं और बिल्कुल मिले हुए से हैं। निःश्वसन और निःश्वसन आप इसमें देख भी रहे होंगे, केवल एक विसर्ग का अंतर है, निःश्वसन। तो अब इसमें ये कैसे पता लगे कौन सा निःश्वसन है कौन सा निःश्वसन है। निःश्वसन का मतलब है श्वास में वायु जो है अंदर आएगी। अब आप अगर अपने शरीर में हवा भरकर देखते हैं तो आप महसूस करते हैं वायु अंदर की ओर आ रही है, फेफड़े बाहर की ओर जा रहे हैं, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। डायफ्राम होता है जो पेट और फेफड़ों को अलग करने वाला एक पर्दा होता है बीच में, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। और निहि श्वसन जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, निहि का मतलब है निहि। हम बोल करके देखते हैं निहि, तो इसमें हवा स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर निकल रही है। तो सीधी सी बात है, जिसमें श्वसन का वह भाग जिसमें वायु शरीर से बाहर निकलती है। अब जब बाहर निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फेफड़े अंदर की ओर आते हैं, डायफ्राम ऊपर की ओर आता है और सांस जो है वो फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है, निःश्वसन। ऐसे ही अभी श्वसन के प्रकार जो है वो दो प्रकार के हो गए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन जो है वो वायु की उपस्थिति में जो हमारे मनुष्य शरीर में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जल मिलता है और 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, कितनी, 38 एटीपी एनर्जी। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है बहुत बार, एटीपी। तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन। याद रख लेना, लिख पाना संभव नहीं है, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन। एडिनोसिन टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, तो ये 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। और अवायवीय श्वसन में ये जो है, जो श्वसन है, ये कल कराया था मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका बिल्कुल रिवर्स है, यानी कि जो अभिकारक हैं वो तो क्या बन जाएंगे, उत्पाद। अभिकारक तो क्या बन जाएंगे, उत्पाद। CO2 और H2O अभिकारक होंगे और एरो के बाद वाला जो पोर्शन होगा वो उत्पाद में आएगा और उसमें क्या बनता है, C6H12O6। कल वाली वीडियो आप देख लेना, +6O2। यानी ये जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक इसमें हैं, वो उत्पाद में हैं, उत्पाद जो है वो अभिकारक हैं। इसका जो उल्टा होता है वो है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण का उल्टा है श्वसन। ये रिएक्शन 7th क्लास के रिएक्शन है, बड़ी आसान रिएक्शन है और इसे आप लर्न कर लें, एटलीस्ट 10th क्लास के लिए तो जरूर ही कर लें। इसके बाद अवायवीय श्वसन आता है। अवायवीय श्वसन दो प्रकार का होता है। अवायवीय श्वसन दो प्रकार का होता है। वो दोनों प्रकार जो है अवायवीय श्वसन के, एक तो हमारे शरीर में होता है। अवायवीय श्वसन जब हमारे शरीर में होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है और पायरुवेट में चेंज होकर के लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं आपको दूसरे पोर्शन पर बताने की कोशिश करूंगा, गाइड में इसका
पॉइंट दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल और पायरु वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक होता है ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कण इसमें बनते ये तो वायवीय हो गया। अवायवीय कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल इसमें बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो और 2 ATP, केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी के निकलते हैं अवायवीय श्वसन में, ये आप भी याद रख लेना 2 ATP। तो ATP के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। आगे ये एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपना समझ लेना, देख लें, इसको अपने गाइड में से देख लें, हेल्प बुक की हेल्प ले लें। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में इन दोनों रिएक्शनों से ये जो आंसर है इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। वायवीय श्वसन में आप जो है वो क्या करते हैं, वायवीय श्वसन में आप क्या करते हैं, जो वायु की उपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन है ही नहीं। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, इसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वायवीय श्वसन उच्च वर्ग के प्राणियों में होता है और अवायवीय श्वसन कभी कभी हमारी मांसपेशियों में भी होता है और जो है निम्न वर्ग के छोटे वर्ग के प्राणियों में होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन। और श्वसन का डायग्राम, श्वसन तंत्र का डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा इसे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पेज पलटना पड़ेगा और फिर दोबारा से मुझे इसी पेज पर वापस आना पड़ता, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ मानव हृदय की कार्यविधि यानी परिसंचरण तंत्र, याद रख लेना। ऐसे छोटे छोटे से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव या इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े, फेफड़े। और हृदय जो है वो कौन से तंत्र का मुख्य भाग है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब है कि जो है उसमें मानव शरीर में वस्तुओं का आदान प्रदान, इधर से उधर आना जाना, ये सभी परिसंचरण का भाग है। तो मानव हृदय की संरचना और कार्यविधि के बारे में हम बात करनी है। मानव हृदय में 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले भागों को हम आलिंद कहते हैं। अब जो बाईं तरफ आलिंद है वो बायां आलिंद है, और जो दाईं तरफ जो आलिंद है वो दायां आलिंद है। ऐसे ही नीचे वाले जो भाग हैं वो निलय कहलाते हैं। बाईं तरफ जो निलय है वो बायां निलय है, और दाईं तरफ जो निलय है वो दायां निलय है। अब आपको ये बात याद रखनी है, जो बायां भाग है हृदय का, उसमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त होगा तो ऑब्वियसली वो कहाँ से आएगा? फेफड़ों में से आएगा। कहाँ से आएगा? फेफड़ों में से आएगा। फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं और वो बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद से वाल्व खुलता है और बायां निलय में जाता है, और बायां निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर की अन्य धमनियों में पहुंचता है रक्त, और अन्य धमनियों के माध्यम से ये अभी तक जो रक्त होता है वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। अभी तक जो रक्त है वो कैसा है? शुद्ध रक्त है। और शुद्ध रक्त जो है महाधमनी से होते हुए धमनियों में पहुंचता है, ये शुद्ध रक्त होता है। इसके बाद ये शरीर के अन्य भागों में आ जाता है, और यहाँ पर जो धमनी होती हैं वो छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में बंट जाती है, और इन छोटी छोटी नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। इंग्लिश में कैपिलरीज वर्ड यूज होता है, कैपिलरीज, केशिकाएं, जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करती हैं, यानी कि धमनियों से शुद्ध रक्त लेती हैं, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, और कोशिकाओं में जब वो रक्त ऑक्सीकरण के द्वारा अशुद्ध हो जाता है तो अशुद्ध रक्त को क्या है? शिराओं तक पहुंचा देती हैं। तो ये केशिकाएं शरीर के कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचा देती हैं, और कोशिकाएं जो रक्त है उसको शिराओं में दे देती हैं। अब जब कोशिकाओं से जो रक्त वापस आता है शिराओं में, वो कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है बच्चों? अशुद्ध रक्त होता है। और जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा में आ जाता है,
और महाशिरा उसको कहाँ डाल देती है, दाएं आलिंद में। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर कई सारे एरो बने हुए हैं। महाशिरा उसको कहाँ डालती है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद उसे कहाँ डालता है, दाएं निलय में। और दाएं निलय उसे फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचा देता है। याद रखिएगा कि धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। शिराओं में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और फुफ्फुसीय शिरा कहाँ होती है, फुफ्फुस का मतलब है फेफड़े। फेफड़ों से जिस शिरा का संपर्क है, ये शिराएं आमतौर पर अशुद्ध रक्त लाती हैं, लेकिन फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त को लेकर के बाएं आलिंद में डाल रही है, उसका नाम लिखा जाता है फुफ्फुसीय शिरा। वो होती है फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा में जो रक्त है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। ऐसे ही फुफ्फुसीय धमनी में जो है वो अशुद्ध रक्त होता है, और फेफड़ों में जाकर के उसका शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण के वापस बाएं आलिंद में, बाएं निलय में, और फिर धमनियों से शरीर के विभिन्न भागों में इस प्रकार से रक्त जो है वो बार बार घूमता रहता है। अब मैं आपको इन दोनों तंत्रों के डायग्राम में आपको दर्शा देता हूँ। बच्चों, ये आपके हृदय के परिसंचरण तंत्र का भाग है, उसका डायग्राम है। हृदय इस प्रकार का होता है, जिसमें अलग अलग भाग आप नोट कर सकते हैं। नीचे बाएं निलय और नीचे दाएं निलय, और ऊपर वाले भाग आलिंद कहलाते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, आलिंद और निलय एक ये एरो इसमें आया हुआ है। तो ये कपाट वाल्व होते हैं, वाल्व के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। और ये फुफ्फुसीय धमनी है, जो कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ला करके जोड़ती है। और ये जो है, तो इस प्रकार से ये जो है हृदय का डायग्राम है। और नीचे इसका डायग्राम आपको, जो मैंने आपको बताया था उसी तरह का डायग्राम लगभग लगभग ये है। ठीक है, महाशिरा, महाशिरा दाएं आलिंद में लाती है, दाएं आलिंद दाएं निलय में। फुफ्फुस की धमनियां फुफ्फुस में, फुफ्फुस से ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी में। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के भागों में, और विऑक्सीजनित रक्त शरीर के अन्य भागों से दाएं आलिंद में जो है महाशिरा के द्वारा भेजा जाता है। तो ये इसका आपका डायग्राम हो गया। ये हमारा श्वसन तंत्र है, जिसमें जो मुख गुहा है, मुख गुहा से नासा द्वार में होते हुए जो शरीर के अंदर वायु आती है, और श्वास नली से होते हुए, ये श्वास नली है, श्वास नली से होते हुए ये आपके उपास्थि वलयों के कारण ये श्वास नली का आकार फिक्स रहता है। और पसलियों के अंदर जो है फुफ्फुस होते हैं, और बीच में ये नीचे की ओर से ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम है। और ये जो फेफड़े के अंदर की जो वो संरचना इस तरह की होती है, इसमें छोटी छोटी अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, कूपिका कहते हैं, कूपिका। तो कूपिका क्या काम करती है, उसके जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े हैं, उसके आकार को बढ़ाने का काम करती है, और अधिक क्षेत्रफल उसे प्रदान करती है। हमारे शरीर में जो है 80 वर्ग सेंटीमीटर आकार, जो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर नहीं, वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर का आकार होता है इन्हीं श्वसन तंत्र के उसके कारण। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, और आगे के लिए आप जो है थोड़ा सा प्रयास करिए।